चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास लेकर के आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का विद्युत चुंबकीय तरंग। चैप्टर नंबर 8 का विद्युत चुंबकीय तरंग का बात करने वाले मेरे प्यारे छात्र, हाँ तो आप सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में हम आप लोग को टोटली प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही ज़्यादा चुनिंदे प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का बहुत ही जल्द एग्जाम आ चुका है। आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में, 14 फरवरी से। तो आप लोग का हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे प्यार साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो आप लोग के पास जल्दी पहुँच जाए। और सबसे अहम बात मैं बता रही हूँ मेरे प्यार छात्र कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना सभी छात्रा और छात्राएँ के पास पहुँचाइए जिसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम टाइम है और बहुत ही कम समय बचा है, जो कि कम समय में हम पूरा ही सिलेबस का तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इसी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। क्या कह रहा है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। याद रखेंगे किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। सभी छात्र देखिएगा, रेडियो तरंग जो है ना तरंगदैर्घ्य के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम दूसरा नंबर का कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। याद रखेंगे इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, वह जगह वाय किरणें। क्या होगा, वाय किरणें। प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, वाय किरणें। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या होगा, वाय किरणें। चलिए अगला देखेंगे 3 का, माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या हो जाएगा। सभी छात्र याद रखेंगे कि माइक्रो तरंगे की आवृत्ति परास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 पर पावर 11 माइनस 3 इंटू 10 पर पावर 80। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है या नहीं होता है। तो 6.2 गुना 10 पर पावर 6.2 गुना 10 माइनस 7 माइनस 7.5 गुना 10 माइनस 7। अब आप लोग कहिएगा कि पीछे हिंदी और इधर मैथ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का कि हरा रंग के तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। चलिए देख लेते हैं कि हरा रंग का तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। सभी छात्र देखिएगा, हरा रंग का तरंगदैर्घ्य मीटर परास में होता है। 5 का सभी छात्र देखिएगा कि 5 गुना 10 माइनस 7 माइनस 5.7 गुना 10 माइनस 7। क्या कर रहा है कि 5 गुना 10 माइनस 7 माइनस 5.7 गुना 10 माइनस 7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 6 का। 6 में क्या कह रहा है प्रश्न कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल जड़त्वीय निर्देशांतरों में होगी। विद्युत मशीन चुंबक विकल्प है, मतलब ये प्रश्न आपको पूछेंगे। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देशांतरों में होगी। विद्युत मशीनरी चुंबक शिल्प है। 6 का देख लेंगे और 6 का आंसर होगा समान। क्या हो जाएगा, समान। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, समान। चलिए अगला का बात करते हैं हम 7 का, मैक्सवेल समीकरण। क्या कह रहा है प्रश्न, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। चलिए प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। सभी छात्र देख लीजिएगा प्रश्न को और समझ लीजिएगा भी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र 7 में हम देख लेते हैं कि एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से नापते हैं। मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का कि विस्थापन का धारा मात्रक होता है। याद रखेंगे विस्थापन की धारा मात्रक होता है, एम्पियर होता है। इन्हें हम ए से सूचित करते हैं कि विस्थापन का धारा क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे और ए से सूचित करते हैं। चलिए 9 का, प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है।
मतलब प्रयोगशाला में तो आप सभी छात्र या छात्राएं को पता होगा कि कितने सारे केमिकल्स रहते हैं जो कि बैक्टीरिया से हम मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए हम उस केमिकल का उपयोग करते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रयोगशालाओं को, जिसे हम इंग्लिश में लैब कहते हैं, कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त करने में उपयोग की जाती है। 9 का देख लेंगे, हो जाएगी अल्ट्रा वायलेट किरणें। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अल्ट्रा वायलेट किरणें। चलिए अगली देखेंगे हम 10 का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। 10 का देख लेंगे, कालांतर होता है। सभी छात्र देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। 10 का फटाफट से लगा देना है 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का, कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। क्या कह रहा है कि अवरक्त किरणें इस क्षेत्रों के मध्य स्थित है। सभी छात्र याद रखेंगे, अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य प्रकाश के बीच। सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य प्रकाश के बीच, ऑप्शन नंबर हम बी में लगाएंगे। प्रश्न हमेशा समझ लीजिए कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित पर सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य प्रकाश के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 12 का, कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। 12 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। 12 का आंसर हो जाएगा गामा रे। क्या होगा? गामा रे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है, तो गामा रे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, गामा रे। चलिए 13 का, कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो विद्युत मशीनरी होती है। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो विद्युतीय मशीनरी होती है। 13 का देख लेंगे, और 13 का हो जाएगा UE स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो डैश होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो डैश होता है। चलिए देख लेते हैं 14 का आंसर क्या कह रहा है, UE बराबर UB। क्या कह रहा है कि UE बराबर UB, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो UE बराबर UB होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का हम बात कर लेते हैं 15 का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा है विद्युत मशीनरी। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है विद्युतीय मशीनरी। 15 का हम आंसर लगा देंगे फटाक से, तो द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी के समांतर। क्या कह रहा है कि द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी के समांतर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न को समझ लीजिए एक बार और। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है विद्युत मशीनरी। ये प्रश्न पूछेंगे, याद रखें कि द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के समांतर, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए 16 का, कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है तो विद्युत मशीनरी। ये भी प्रश्न पूछेंगे। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। सभी छात्र याद रखेंगे 16 का, और 16 में कह रहा है SM-1। क्या होगा? SM-1। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। E का मात्रक होता है SM-1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। B और E का मात्रक SM-1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का, कि नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता से विद्युत कहते हैं। मतलब इन्हें ये भी पूछेंगे कि नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है। याद रखेंगे नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है। 17 का याद रखेंगे, और 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। क्या होगा? गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। चलिए 18 का, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को
निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। E बराबर EO साइन WT माइनस KX। अब साइन WT माइनस KX, तब मतलब क्या कह रहा है कि निर्वात में संचारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है। देख लीजिए, निम्नलिखित समीकरण से हम व्यक्त करते हैं। 18 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का। एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सही है? चलिए देख लेते हैं कि एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सही है। 19 का देख लेंगे और 19 का आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻18 माइनस 3 इंटू 10⁻16। क्या कर रहा है प्रश्न की एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सही है? तो 3 इंटू 10⁻18 माइनस 3 इंटू 10⁻16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है। रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है? तो रेडियो तरंग की आवृत्ति परास होती है 3 इंटू 10⁻8 माइनस 3 इंटू 10⁻80। थ्री इंटू 10⁻8 माइनस 3 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है क्या कही जाती है? याद रखेंगे कि ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है क्या कही जाती है? 21 का देखेंगे और 21 का आंसर लगाएंगे माइक्रोवेव। क्या होगा? माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे माइक्रोवेव। प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है क्या कही जाती है? माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 22 का। बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सी सहायता होती है? कि बहुमूल्य नंगों में पत्थरों की पहचान में कौन सी सहायता होती है? याद रखेंगे सभी मेरे होनहार छात्र। क्या कह रहा है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सी सहायता होती है? 22 का हो जाएगा एक्सरे। क्या होगा? 22 का देख लेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट किरणें नहीं। क्या होगा 22 का? सभी मेरे प्यार साथ देखिए, 22 का आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। क्या होगा 22 का? 22 का हो जाएगा एक्सरे। क्या होगा? एक्सरे। प्रश्न क्या कहता है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायता होती है? तो हो जाएगा एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का। गामा किरण की आवृत्ति परास हर्ट्ज में होती है। गामा किरण की आवृत्ति परास हर्ट्ज में होती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि गामा किरण की परास हर्ट्ज में होती है 3 इंटू 10⁻21 माइनस 3 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए। कहा कह रहा है कि गामा किरण की आवृत्ति परास हर्ट्ज में होती है तो 3 इंटू 10⁻21 माइनस 3 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का। विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? चलिए हम देखते हैं किनके द्वारा होता है। तो एक त्वरित आवेश के द्वारा जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्र कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति किसके कारण होता है? एक त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 25 का कि विमा सूत्र क्या हो जाएगा? विमा सूत्र क्या हो जाएगा? याद रखेंगे पूछेगा विमा सूत्र क्या हो जाएगा? 25 का लगाएंगे L2T माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का। माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है। कि माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है। 26 का देखेंगे गीगाहर्ट्ज। क्या होगा? गीगाहर्ट्ज। प्रश्न क्या कहता है समझते हैं कि माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे गीगाहर्ट्ज। चलिए 27 में त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। अभी हम आप लोगों को पीछे बताए थे त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। 27 का देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना त्वरित आवेश को उत्पन्न करती है। क्या हो जाएगा? त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे को, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखेंगे हम 28 का, कि इनमें से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र, ये प्रश्न पूछेंगे कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे लघु तरंग होता है, याद रखेंगे 28 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में वाय किरणें। क्या होगा, वाय किरणें। वाय किरणें जो है ना सबसे लघु तरंगे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वाय किरणें। चलिए 29 का देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है। अभी पीछे हम बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाता है मेरे प्यारे छात्र, तो जगह अनुप्रस्थ। क्या होगा, अनुप्रस्थ। प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 30 का, इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य, इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य। 30 का देखेंगे और 30 को जगह 10-4 सेंटीमीटर, 10-4 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 10-4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न और आंसर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है, और इस वीडियो को हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं आप सभी विद्यार्थी के लिए, ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में एग्जाम देने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ताकि कोई भी चीज़ का चोरी चपाटी नहीं करना पड़े, ताकि आप लोग को ये प्रश्न ऐसा दिमाग में एडजस्ट हो, ताकि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप लोग कॉपी और कलम हाथ से रुकना नहीं चाहिए कलम, और आप लोग का चैप्टर भरना चाहिए। तो सभी छात्र से नव निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।